नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आईबीसी 24 आप देख रहे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 4 एंकर 40 खबरों का। हम 4 एंकर मिलकर आप तक पहुंचाएंगे 40 खबरें और उनसे जुड़ा हुआ पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बुरहानपुर से आपको बता दें, यहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 2 वन कर्मियों पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है और दोनों ही आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। खकनार थाना क्षेत्र का यह मामला। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। वन कर्मियों ने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया है। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और दोनों ही वन कर्मी अभी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। खकनार थाना क्षेत्र का मामला, सनसनीखेज वारदात। बड़ी खबर बुरहानपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग को 2 वन कर्मियों ने अपना निशाना बनाया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और अभी तक दोनों ही वन कर्मियों के बारे में पुलिस के पास कोई अपडेट नहीं है। दोनों ही आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने खुद ही ड्राइवर की हत्या कर दी है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए वीडी शर्मा ने छतरपुर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। सरकार के जो घटनाक्रम हुआ है, यहां के गुंडाइज्म करने का काम कांग्रेस के प्रत्याशी ने प्राणघातक हमला लोगों पर किया और अपने ही ड्राइवर की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। तो गाड़ी से दब करके मरा। तो क्या 35 कार्यकर्ता गाड़ी एक गाड़ी चला रहे थे? ये बेहुदापन किया है। चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति थी। नाती राजा ने स्वयं उसको कुचल करके मारा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बैठक पर कहा कि 2 दिनों तक बैठक में समीक्षा हुई, प्रत्याशियों से चर्चा हुई। बैज ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 75+ सीटों पर जीत कर आएंगे। शिकायतों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कुछ शिकायतें आई हैं। कुछ प्रत्याशी जिला अध्यक्षों ने शिकायत की। शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया। वहीं टीएस सिंहदेव के सीएम बनने को लेकर बैज ने कहा कि जो बयान हमारे वरिष्ठ नेताओं का व्यक्तिगत है, भाजपा को मुद्दा चाहिए। वो बड़े लीडर, उनका सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, उसके बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अंतिम फैसला आलाकमान का है। समीक्षा 2 दिनों हुई, 2 दिन समीक्षा हुई और इसमें निकलकर ये आया कि 2023 में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 75+ सीट लाकर सरकार बनाएंगे। कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत किए, कुछ जिला अध्यक्षों ने शिकायत किए, इस तरह शिकायतें आई है। तो उन शिकायतों को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में उन शिकायतों पर कुछ परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे और निश्चित रूप से उसमें गलत अगर पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। इधर एमपी में ईवीएम से छेड़खानी का डर इस कदर घर कर गया है कि सुरक्षा बलों की 3 लेयर के आगे राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि भोपाल की पुरानी जेल के अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां पर सीआरपीएफ, एसएएफ और जिला पुलिस की ईवीएम की सुरक्षा की तैनाती में लगे हुए हैं। लेकिन सबके अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो 8-8 घंटे के लिए अपनी तैनाती दे रहे हैं वहां पर। इधर राजधानी रायपुर के 7 विधानसभा में हुए चुनाव में उपयोग में आए ईवीएम सेज बाहर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखे गए। ईवीएम की सुरक्षा में सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात है। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स और पुलिस की टीम भी सेज बाहर में मुस्तैद है। वहीं भोपाल में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और इसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और आज से ट्रेनर्स मतगणना अधिकारियों को बाकायदा ट्रेनिंग देंगे। राउंडवार किस तरह से काउंटिंग करनी है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतों के हिसाब से काउंटिंग टेबल लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों पर बाकायदा नजर भी रखेंगे। भिंड के अटेर विधानसभा के किशुपुरा में
फिर से मतदान होगा। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। सोशल मीडिया पर युवक के फर्जी वोट डलवाने का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने फिर से मतदान के निर्देश यहां दिए हैं। वहीं भिंड में रीपोल मामले में यानी पुनर्मतदान के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 2 नामजद पोलिंग एजेंट समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के एजेंट और निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों पर आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया ने इस मामले की शिकायत की थी और मतदान कर्मियों को डरा धमकाकर दूसरे से वोट डलवाए गए थे, यह आरोप उनका लगाया गया था, जिसके बाद अब रीपोलिंग यानी पुनर्मतदान के निर्देश चुनाव आयोग ने जारी कर दिए। इधर ग्वालियर में दिन दहाड़े एक बीए की छात्रा का बाइक सवार नकाबपोशों ने अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छात्र भिंड जिले के लाहौर से बस में सवार होकर ग्वालियर रिश्तेदार के घर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। घटना का पता चलते ही पुलिस फोर्स ने शहर में नाकेबंदी कर दी है। वहीं अज्ञात बदमाशों के हुलियों के आधार पर उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। करीब पेट्रोल पंप पे तो उतरी वहाँ पे तो 2 लड़के आए पे मोटरसाइकिल से। हम उसको लेने आए तब तक वो मोटरसाइकिल पे उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठाए। वो उतरने की कोशिश करी तो उसको दोबारा पटक लिया और उसको लेके चले गए। नाका चंद्रमंदिनी पे जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से एक लड़की को लगभग घसीटते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार जबरदस्ती बैठा के लेके गए हैं। परिजनों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इसमें थाना झांसी रोड और क्राइम ब्रांच की तरफ 2 टीम हमने अभी इसमें तत्काल लगा दी है, जो मुद्दा है उसकी गंभीरता को देखते हुए। उम्मीद है जल्दी लड़की को और जो दोनों मोटरसाइकिल सवार है उनको आइडेंटिफाई करके हिरासत में लिया जाएगा। दतिया में कांग्रेस के पूर्व पार्षद के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी की कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगे। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच जारी है। दमोह के देवरान में बदमाश खुलेआम तलवार लहराते नजर आए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नीमच सिटी थाना के अंतर्गत सिरखेड़ा गांव में बंजारा समाज के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल खेत पर जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा, जिसमें दोनों ही पक्षों के 13 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए राजस्थान के उदयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी घायलों को नीमच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच में जुटे हुए हैं। गांव के माहौल को देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। भिलाई में युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया, जहां खुर्सीपार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और छठ घाट से लौटने के दौरान पड़ोसी ने युवक की हत्या कर दी। परिजनों और मोहल्ले वासियों ने हत्या के बाद थाने का घेराव किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। रायसेन में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा था, झूलते बिजली के तार से उसे करंट लग गया। बरेली थाने के ग्राम अलीगंज का यह मामला है। विदिशा के शास्त्री नगर में रहने वाली एक महिला ने घर पर ही फांसी लगा ली। परिवार वालों ने जब महिला को देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। अभी तक फांसी लगाए जाने की वजह सामने नहीं आ पाई है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। आपसी विवाद के चलते चाकू मारकर हत्या की गई है और फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दमोह की, ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई थी और देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका पर यह हादसा हुआ है। दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की आप देख रहे हैं। यहां पर 2 बाइक में भिड़ंत हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला घायल बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुडेरा थाने के मुड़ीखेरा के पास यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इधर जांजगीर चांपा के नवागढ़ के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल था। इन हादसों में 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नवागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। नवागढ़ के नाला के पास तेज रफ्तार बाइक फिसल गई और हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। पीछे से आ रही बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई।
घटना में बाइक पर सवार 3 लोग घायल भी हुए हैं। दूसरा हादसा खैरताल गांव में हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। और अब आपको कोरबा से बड़ी खबर बता दें। कोरबा में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर मालगाड़ी डिरेल हो गई और उसके बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पटरी से उतरे डिब्बे का मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि पटरी में कोल डस्ट जमा हुआ था, इस कारण यह हादसा हुआ है। और एसईसीएल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने समय पर मेंटेनेंस वर्क नहीं किया, इस कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। और इस बीच सिवनी से एक बड़ी खबर है, जहां ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सड़क के मेंटेनेंस काम के चलते यहां पर हादसा हुआ है। छपारा कला गांव के पास यह हादसा हुआ है। छपारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। सिवनी से यह बड़ी खबर, सड़क के मेंटेनेंस काम के चलते हादसा यहां पर हुआ है। छपारा कला गांव के पास यह हादसा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि शव किस तरह से यहां पर बिखरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर सड़क का मरम्मत किया जा रहा था, उसी दौरान ट्रक आता है और इन तीनों को ही अपनी चपेट में ले लेता है और हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अंकित रजक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, क्या अपडेट इस खबर पर? आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? अंकित सुन पा रहे हैं तो अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल ही, मैं आपको बता दूं कि एक सड़क हादसा हुआ है सिवनी छपारा के नेशनल हाईवे 44 के पास, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है, जिनकी 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि हादसा जो है का जो कारण है, सड़क के मेंटेनेंस काम चल रहा है, जिसके चलते वन वे जो रोड है उसको वन वे कर दिया गया है। वन वे के चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े सड़क हादसे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हादसों का बड़ा कारण जो है नेशनल हाईवे है, जो मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। अंकित, ये जो 3 लोगों की मौत हुई है, क्या ये वही कर्मचारी हैं जो रोड का मेंटेनेंस कर रहे थे या यात्री थे ये? जी नहीं, ये वहां से निकल रहे थे और मेंटेनेंस की टीम की व्यवस्था सही रूप से नहीं होने के कारण 3 लोग जो बाइक से सवार थे, ट्रक और बाइक के सवार, ये तीनों की भिड़ंत हो गई। तो बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। और जो बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है, एक कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस टीम का है, जो सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। अंकित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर अगर मरम्मत का काम चल रहा था तो बैरिकेड नहीं लगाए गए थे क्या? जी बैरिकेड भी कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में बड़ी बड़ी 3 से 4 घटना जो निकलकर सामने आई हुई है, जिसपे लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा कारण जो है मेंटेनेंस सही व्यवस्था नहीं हो पाना, एक बड़ा कारण है जो मौत तक हो पा रही है। बाकी जैसे कि आप बता रहे हैं, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और उससे पहले भी इसी जगह पर कई हादसे हो चुके हैं, तो साफ ये बयां करता है कि किस तरह से मेंटेनेंस वर्क में लापरवाही बढ़ती जा रही है और उसका खामियाजा दूसरे लोग भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको मध्य प्रदेश में आग का तांडव दिखाते हैं और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे राजधानी भोपाल की, जहां पटाखे की दुकान में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, यानी कि मौके पर टीम को बुलाया गया और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। संगम टॉकीज के पास की ये पूरी घटना है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे विदिशा से, जहां कच्चे मकान में भीषण आग लगी है और आग लगने से 2 मवेशी झुलस गए हैं। आपको बता रहे कि जतरापुरा वार्ड 2 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भीषण आग यहाँ पर लगी है। जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर मौजूद है। विशाखापट्टनम स्थित फिशिंग पोर्ट पर आग लग गई है। समुद्र के पास खड़ी नावों में भीषण आग लगी है। बंदरगाह पर 40 से ज्यादा नाव आग की चपेट में आ गए हैं। रायपुर के रामनगर के गुलमोहर पार्क में कुत्तों का आतंक देखा जा रहा। 2.5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला किया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची के शरीर में चोट के निशान है। शनिवार देर रात की ये घटना बताई जा रही है।
और अब रुक करते हैं इंदौर का। इंदौर में फार्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पर केस दर्ज हुआ है। पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। धोखाधड़ी और 20 लाख रुपए के लिए दहेज की मांग का आरोप है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर बिहार के लखीसराय में एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और फायरिंग से 2 भाइयों की मौत हो गई है। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी है। दरअसल छठ पर्व पर अर्घ देकर ये परिवार घर लौट रहा था और घर से थोड़ी ही दूर पर वारदात को अंजाम दिया गया। छठ पूजा के दौरान छेड़छाड़ से मना करने पर फायरिंग की गई। सभी घायलों को पटना रेफर किया गया और उनका इलाज जारी है। जशपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर की दानपेटी से 50,000 रुपए की चोरी हो गई है। मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी उठाकर चोर ले गए। सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में भी चोरी की कोशिश की गई है, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पत्थलगांव थाने के तमता पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भिलाई में अगले पूरे हफ्ते चंद्रा मौर्या चौक से जी रोड की सर्विस लेन बंद रहेगी। मरम्मत का काम चलेगा। भारी वाहन और बसों के लिए संचालन प्रतिबंध रहेगा। दुर्ग रोड ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड का चौड़ीकरण का काम यहां पर किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू 9वें दिन भी लगातार जारी है और अब तक के सभी ऑपरेशन आपको बता दें कि फेल हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी मशीन से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। टनल के भीतर फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही है और अब टनल के दोनों तरफ साथ ही पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। आज के इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं डांडाल गांव में बंद पड़ी टनल से 2 से 2.5 डायमीटर का स्पेस बनाकर मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिश भी की जाएगी। इसके साथ ही दूसरे तरीकों से भी काम किया जाएगा। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे किस जगह पर मजदूर फंसे हुए और कैसे एक टनल के जरिए उनके पास ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, रेल विकास निगम के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे रेस्क्यू के इस काम में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका, थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह भी ली जा रही है। 22 नवंबर को दीपावली के दिन सुबह 4 बजे टनल का 60 मीटर का हिस्सा अचानक से धंस गया। हालांकि हादसा जो है ये टनल के एंट्री पॉइंट से महज 200 मीटर के अंदर हुआ है, लेकिन निर्माणाधीन टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, जिसका 4 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 853 करोड़ की लागत से सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो अब तक क्या क्या हुआ इसका अपडेट भी आपको बता दें। 12 नवंबर को निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा धंस गया। सुबह 4 बजे 60 मीटर का हिस्सा धंसा है और 12 नवंबर को वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क हुआ। सभी मजदूरों के सुरक्षित फंसे होने की जानकारी मिली। इसके अलावा 13 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्य का जायजा लिया है। 13 नवंबर को ही मुहाने से मलबा हटाने की कोशिश भी की गई। मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पानी मुहैया कराया गया। एनिमेशन के जरिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पाइप है जहां से दवाइयां, खाना और पानी, इसके अलावा बाकी राहत की सामग्री भी उन तक पहुंचाई जा रही है। 14 नवंबर की बात करें तो ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक जैक के जरिए मदद ली गई। 15 नवंबर को टनल के बाहर मजदूरों की पुलिस से झड़प हो गई। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी के चलते मजदूर और उनके जो परिवार वाले थे वो नाराज थे। 16 नवंबर को अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से ऑपरेशन शुरू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस मीटिंग को ऑपरेट कर रहे थे, जायजा ले रहे थे कैसे रेस्क्यू हो रहा है। 17 नवंबर को टनल में फंसे 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी। हैवी ड्रिलिंग मशीन के आगे पत्थर से रेस्क्यू रोका गया। तो राजस्थान में लगातार चुनाव प्रचार जारी है और बीजेपी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भरतपुर में माहौल बना रहे हैं। वहां जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलता है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। कोई संदेह? कोई संदेह? अयोध्या में कितने लोग जाने के इच्छुक हैं? आप सभी लोग अयोध्या आना चाहते हैं? भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, जवाहर सिंह मैडम जी को जयपुर विधानसभा में पहुंचाइए।
और भाइयों बहनों, बदले में मैं उनसे कहूंगा कि 22 जनवरी के बाद भरतपुर के इन सभी राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या पहुंचेंगे। सहमत हैं सभी लोग? सभी लोग जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सड़क की तरफ भी पर्दा वाले लगा, मैं वहां भी देख रहा हूं, क्योंकि उधर उत्तर प्रदेश है तो वहां से तो उत्तर प्रदेश की आंखों से देख रहा हूं। इसलिए सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें भारत की जीडीपी को पहली बार $4 ट्रिलियन यानी 4 लाख करोड़ डॉलर के पार निकलने का दावा किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट को रविंद्र जडेजा की पत्नी और भाजपा विधायक रेवाबा जडेजा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी और भारत के केंद्रीय मंत्री ने अर्जुन राम मेघवाल ने भी भारत के $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने पर बधाई दी थी। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट उन्होंने कर दिया। बता दें कि 9 नवंबर को जारी स्टेटिस्टिका के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी $3.373 ट्रिलियन यानी 3.73 लाख करोड़ डॉलर थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हुए सुधार से दिल्ली वालों ने अब राहत की सांस ली है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। गतिविधियों और सभाएं आयोजित करने की इजाजत नहीं दी गई है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक सर्दी की छुट्टियां घोषित की थी। रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता करेंगे। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को शामिल किया जाएगा। रायपुर में T20 क्रिकेट इंटरनेशनल का मैच होगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच खेला जाएगा। 1 दिसंबर को ये मैच खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ और जिला प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि की है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं छठ महापर्व की। तो सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटों में उत्सव सा माहौल देखने को मिला। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 4 दिनों के इस महापर्व का उगते सूर्य की पूजा के बाद आज समापन हो जाएगा। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही छठ पूजा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब बात यूपी अपडेट की। लखनऊ में भाई पर हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यूपी एसटीएफ ने 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और 2 लग्जरी कार के अलावा दस्तावेज बरामद किए गए। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। हिस्ट्री शीटर और गोली लगने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। थाना कुरावली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। मुरादाबाद में जमीन विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वारसी नगर का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर में अवकाश पर ससुराल आई महिला पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही पति से विवाद के बाद महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर का मामला बताया जा रहा है।
यूपी के बलिया में घाटों पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। शहर से लेकर गांव तक छठ घाटों पर विधि पूर्वक छठी मैया की पूजा की गई। उगते हुए सूर्य को व्रतियों ने अर्घ्य दिया। लोक संस्था आस्था के मार्ग पर छठ की धूम चारों तरफ देखी जा रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी। ठंड बढ़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 15 मई से अब तक 22,948 डेंगू संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले साल यानी 2022 में साल भर में महज 18,921 केस सामने आए थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की माने तो इस बार डेंगू संक्रमण नियंत्रण में और भी स्थिति बेकाबू नहीं रही थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इसी के साथ 4 एंकर 40 खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ अभी। पुनीत पाठक के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।